जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए जी की जेस क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो क्लास है डेली शाम को 7 बजे यहां पर पब्लिश होती है और ये इसका 18वां दिन है। इससे पहले जो है तो हम 17 दिन की क्लासेस ले चुके हैं और जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर कर रहे हैं, ताकि जो SSC GD का एग्जाम है 4 फरवरी से, और जो जीके का पोर्शन होता है उसमें तो आप उसको जब देखें ना वहाँ पर तो उसको फाड़ कर रख दें। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको करा रहे हैं। और एक अनाउंसमेंट और कर दूं मैं यहाँ पर कि कल संडे है, ठीक है, और कल संडे स्पेशल क्लास होती है हमारे इस चैनल पर। ठीक है, हर संडे को एक स्पेशल क्लास होती है और इस स्पेशल क्लास में हम कर रहे हैं हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे। पिछले संडे को हमने जो है तो हिस्ट्री की क्लास ली थी जिसमें हमने जो टॉप 50 MCQ है, ठीक है, उनको डिस्कस किया था। लेकिन ये उसकी क्लास पहली थी जिसमें हमने सिर्फ 25 MCQ पढ़े थे। और कल होगी, कल संडे है तो कल हम इसकी दूसरी क्लास लेंगे, यानी जो 25 क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, उनको हम जो आधे रह गए थे 25 क्वेश्चन हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चाहे आप SSC की तैयारी करें, चाहे रेलवे की किसी एग्जाम की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो हिस्ट्री की ये जो टॉप 50 MCQ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये 12 बजे आएगी। कितने बजे? 12 PM पर जो है ये क्लास पब्लिश होगी और यहाँ पर आप ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये लिंक भेज सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने डैश में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। ठीक है, तो ये नारा क्या था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब ये कब कहा था? तो ये कहा था इन्होंने कहा 1916 में कहा था। कहाँ पर कब कहा था? 1916 में इन्होंने ये कहा था। अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की तो इनको लोकमान्य तिलक कहते हैं। लोकमान्य तिलक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक, ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी इनको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको कहा जाता है। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी? होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी इन्होंने? पुणे में की थी होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। ठीक है, एक 1916 का लखनऊ समझौता आपको याद होगा। ठीक है, 1916 समझौता, 1916 लखनऊ समझौता, ठीक है, जो कि INC के सेशन में हुआ था, लखनऊ समझौता। तो इस पर हस्ताक्षर जो किए थे तो ये INC का सेशन था। ठीक है, 1916 लखनऊ में ये हुआ था सेशन और इसमें बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इनके बीच में जो है तो ये हस्ताक्षर हुए थे। और इसमें जो है तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था जिसमें कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने हस्ताक्षर किए थे और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जो है तो इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इन्होंने मराठा एंड केसरी, ठीक है, मराठा और केसरी 2 पत्रिकाएँ चलवाई। मराठा जो थी तो ये इंग्लिश में थी और जो केसरी थी तो ये मराठी भाषा में थी। किस? मराठी भाषा में थी। फिर जो बाल गंगाधर तिलक है तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसी दिन गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए, तो ये है, तो जिस चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो आप इनको नोट जरूर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार जो है तो किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार होती है? अनुच्छेद 21 के तहत। किसके? अनुच्छेद 21 के तहत जो है तो ये एक मौलिक अधिकार है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है तो हमारे भाग 3 में है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। हमें कितने? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है तो हमारे लिए मौलिक अधिकार दिए हुए और कितने? 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख तो ये किस में किया गया? तो किया गया है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में, यानी कहीं पर भी अगर नौकरी निकली, समझ लीजिए कि इस तरीके का है कि कहीं भी नौकरी निकली तो आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी जाति से हो, आप उसमें जो है तो उसको कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल है? तो देखिए हमारे संविधान में जो सूचियां हैं, ठीक है, सूचीबद्ध है, ये अनुसूची 8 में। ठीक है, अनुसूची जो है, ठीक है, तो इसमें ये 8 में है। ठीक है, और जो है तो हमारे संविधान में कितनी 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, कितनी 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। अब यही पूछा गया कि बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है तो ये सूचीबद्ध जो भाषाएं थी उनमें सम्मिलित किया गया था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, यानी मूल संविधान, तो मूल संविधान में जो है तो सिर्फ 14 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, कितनी 14 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद जो है तो बाकी भाषाओं को जो है 8 भाषाओं को संशोधन कर करके किया गया। अब यही पूछा गया कि जो बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली तो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी? तो हुई थी कौन से? तो हुई थी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, तो जो 92वां संशोधन अधिनियम हुआ था, ठीक है, उसके तहत बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली जो है तो इनको ऐड किया गया था। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 22 भाषाएं सूचीबद्ध है अनुसूची 8 में। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है? तो अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं तो देखिए असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये जो है ये 14 भाषाएं जो है तो ये हमारे मूल संविधान में थी। ठीक है, मूल संविधान में थी ये 14 भाषाएं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिंधी भाषा, ठीक है, तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? जो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी ये 21वां संशोधन अधिनियम हुआ था। ठीक है, कब? 1967 में। उसके तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो ये कब? ये 71वां संशोधन हुआ था। ठीक, कौन सा? 71वां संशोधन अधिनियम ये हुआ था 1992 में। कब? 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा सिंधी, कोंकणी, माफ कीजिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन में है कि बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, तो इनको कब जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था कौन से? 92वें संशोधन, जो 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन में है कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है तो ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो कितनी टोटल भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में? तो ये पहले 14 थी मूल संविधान में, लेकिन आज के टाइम पर हम बात करें तो हमारे पास 22 है। ठीक, कितनी? 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। तो ये है पूरी की पूरी 22 भाषाएं। फिर हम यहाँ पर अब देखते हैं 73वां संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, तो इसके तहत जो है तो पंचायतों को जोड़ा गया था। ठीक है, पंचायतें जोड़ी गई थी। इसमें भाग 9 जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन में कौन सा? भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, ठीक है, ये संविधान में जोड़ा गया। फिर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। ठीक है, तो जो 103वां अमेंडमेंट एक्ट था इसके तहत जो है तो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है तो उनको 10% का आरक्षण दिया गया। कितना? 10% का आरक्षण दिया गया। फिर 101वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2016 में हुआ था, तो इसके तहत जो है तो ये GST आया। ठीक है, GST आया और GST लागू कब हुआ? GST जो है तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, लेकिन जो इस पर बिल बन गया था ये कब? ये 2016 में लागू हुआ था। ठीक है, 101वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ये इसके बारे में तो हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी? 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं और 22 की 22 मैंने सूचीबद्ध भाषाएं भी बता दी और ये भी बता दिया कि जो मूल संविधान था तो मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी, उसके बाद संशोधन करके किन किन को कब और कब कहाँ जोड़ा गया। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पर एक पुस्तक है। ठीक है, तो जो पाणिनि थे, ठीक है, तो उन्होंने एक अष्टाध्यायी किताब लिखी। क्या अष्टाध्यायी किताब लिखी? ये किस पर एक पुस्तक है? तो यह है व्याकरण। ठीक है, काय की व्याकरण? यह है संस्कृत की व्याकरण। संस्कृत व्याकरण पर जो है तो एक पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? ठीक है, तो कौन सी योजना है जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो ये हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1961 से लेकर 66 तक चली। ठीक है, 1961 से 66, और इसी के बीच में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ। और 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ। ठीक है, इसीलिए जो है तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये थोड़ी प्रभावित हुई थी। फिर हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली। ठीक है, 1974 से 78 तक, और ये सिर्फ 4 साल चली। ठीक है, 4 साल चली। फिर इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये 1980 से लेकर 85 तक चली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि जो है तो ये एक हिंदू नववर्ष है। ठीक है, हिंदू नववर्ष है ये। तो ये जो मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। जो उगादि त्यौहार है तो ये जो आंध्र प्रदेश के हिंदू हैं, ठीक है, उनका नववर्ष है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के हिंदू जो है इसको नववर्ष के में मनाया जाता है। इसके अलावा उगादि जो है तो ये गोवा, तेलंगाना एंड कर्नाटक में भी उगादि त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, हिंदू के जो आंध्र प्रदेश के हिंदू हैं, ठीक है, उनका नववर्ष कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञवेदी एंड फायर ऑल्टर मिले हैं? ठीक है, तो फायर ऑल्टर यानी यज्ञवेदी ये कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं कहाँ पर? कालीबंगा में। कहाँ पर? कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है तो यज्ञवेदी यानी यज्ञ के प्रमाण मिले। अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो इसकी जो खोज हुई थी ये 1952 में हुई थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष ने जो है तो इसकी खोज की थी। ठीक है, और यह है कहाँ पर? तो ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में ये स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में ये स्थित है। किस? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। फिर हम बात करते हैं हड़प्पा। जो हड़प्पा है ये सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया शहर स्थल था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, इसकी खोज 1921 में हुई थी। किसके द्वारा ये की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, इन्होंने इसकी खोज की थी। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे। और ये है कहाँ? तो ये है सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में ये स्थित है। फिर बात करते हैं मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल जो खोजा गया था ये 1922 में खोजा गया था। कब? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया था। और ये जो है ये सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। और जो है तो ये सिंध पाकिस्तान में ये भी है। कहाँ पर? सिंध पाकिस्तान में ये भी स्थित है। फिर हम बात करते हैं राखी गढ़ी। ठीक है, तो राखी गढ़ी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल ही ये सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अगर हम बात करें राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी के जो है तो ये अमरेंद्र नाथ ने की थी। ठीक है, अमरेंद्र नाथ। ठीक है, अमरेंद्र नाथ की इसकी खोज की थी। ये कहाँ पर है? ये हिसार हरियाणा में है। हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा में ये स्थित है। और ये जो सरस्वती नदी थी, ठीक है, जो सूख चुकी है अब, तो उसके मार्ग पर है। ठीक है, तो इसके बारे में ये चीज़ें हैं। तो हड़प्पा स्थल में यज्ञवेदी जो फायर ऑल्ट मिले थे तो ये कहाँ? कालीबंगा में मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले रुक जाइए 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे थोड़ी सर्दी है इसलिए थोड़ी जो नॉइज़ है, ठीक है, वो बह रही है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध डैश नदी पर बनाया गया। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर बांध जो है तो कहाँ पर? ये राजस्थान में है। पहली बात तो कहाँ पर? ये राजस्थान में है। और ये किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? ये चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी जो है तो ये जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ? जनापाव पहाड़ियाँ इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश से ये निकलती है। चंबल नदी की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी।
ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। और इसी पर जो है तो ये राणा प्रताप सागर बांध बना है, कहाँ पर, राजस्थान में। फिर हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड से ये निकलती है, उत्तराखंड से ये निकलती है। और जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसको भागीरथी कहते हैं, ठीक है। जब भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी ये मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग में। जब देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तब इसको गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है। और जो गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, गंगा नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी। और जो गंगा नदी की लेंथ है ये कितनी, 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं झेलम नदी की, तो जो झेलम नदी है, ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, जो झेलम नदी है तो ये निकलती है ये हाँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बैरीनाग से, ठीक है, बैरीनाग जम्मू कश्मीर से ये निकलती है। कहाँ से, जम्मू कश्मीर बैरीनाग से ये निकलती है पीर पंजाल रेंज से, पीर पंजाल रेंज से जो है ये निकलती है। और जो झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। ब्यास नदी तो ये कहाँ से, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल से, ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी, ब्यास नदी, ठीक है। और ये भी पीर पंजाल रेंज के पास से निकलती है। और ब्यास नदी जो है तो ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मयूरभंज छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो मयूरभंज छाऊ ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए जो छाऊ है तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का छाऊ होता है। तो देखिए एक तो मयूरभंज छाऊ हो गया, ठीक है। जो मयूरभंज छाऊ है ये कहाँ से, उड़ीसा से संबंधित है, कहाँ से, उड़ीसा से संबंधित है। इसके अलावा सराय केला छाऊ, ठीक है, सराय केला छाऊ और पुरुलिया छाऊ, पुरुलिया छाऊ। तो जो सराय केला छाऊ है तो ये कहाँ पर, तो ये मनाया जाता है झारखंड में। और पुरुलिया छाऊ जो है तो ये कहाँ पर, ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी बौद्ध संगति डैश के शासनकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगति जो है तो किसके शासनकाल में हुई थी, तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो बौद्ध संगतियां हैं, ठीक है, बौद्ध संगति ये कितनी, ये 4 हुई हैं, कितनी, 4 हुई हैं। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछ जाता है कि कहाँ पर हुई, ठीक है, बौद्ध संगतियाँ 4 में एक एक पूछ लिया जाएगा कि ये बौद्ध संगतियाँ कहाँ पर हुई, ठीक है, किसके शासनकाल के टाइम पर हुई और उसकी अध्यक्षता जो है तो ये किसने की थी। तो देखिए इसको सबको बता दें फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो देखिए जो पहली बौद्ध संगति है, ठीक है, बौद्ध संगति तो उनकी ट्रैक है राजा विशाल है पाटलिपुत्र का, ठीक है। तो राजा विशाल है पाटलिपुत्र का ये ट्रैक है कि कहाँ पर हुई, ठीक है। तो राजा से राजगीर में हुई थी पहली वाली, ठीक है, राजगीर जिसको हम राजगीर है या राजगिरी की ट्रैक है, राजगीर में हुई। दूसरी जो हुई तो ये वैशाली में हुई थी, कहाँ पर, वैशाली में हुई। तीसरी वाली पाटलिपुत्र में हुई बौद्ध संगति। और जो चौथी वाली हुई तो कहाँ से, कश्मीर, ठीक है, चौथी वाली जो है तो एक कश्मीर में हुई थी आयोजित बौद्ध संगति। फिर इसके बाद पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुई। तो देखिए इसकी ट्रैक है ए के, ठीक है। तो देखिए पहली जो हुई तो ये किसके, ए से अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। तो पहली जो है तो ये राजगीर में हुई तो अजात शत्रु के टाइम पर। फिर दूसरी है वैशाली, ठीक है, तो के से कालाशोक, ठीक है, तो जो वैशाली में हुई थी ये कालाशोक के टाइम पर हुई। फिर तीसरी फिर ये है तो पाटलिपुत्र में हुई तीसरी, किसके टाइम पर, ये अशोक ने करवाई थी, किसने, अशोक ने करवाई थी। और फिर के तो ठीक है जो कश्मीर में हुई थी इसको जो है ये कनिष्क ने करवाया था, किसने, कनिष्क ने करवाया था। अब यहाँ से आपको आंसर पता चल गया होगा जो दूसरी बौद्ध संगति है तो इस किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। तो ये हुई थी किसके टाइम पर, कालाशोक के टाइम पर। और ऑप्शन जो डी है तो कालाशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में की गई, ठीक है, अध्यक्षता। तो अध्यक्षता की जो ट्रैक है तो ये है महासभा में मोगली मित्र है वासुदेव, ठीक है, वासुदेव का।
तो देखिए महा से महाकश्यप आ जाता, ठीक है। पहली जो सभा हुई थी, ठीक है, कहाँ, राजगीर, अजातशत्रु ने करवाई थी। इसमें जो अध्यक्ष था ये था महाकश्यप, ठीक है। कौन? महाकश्यप। फिर दूसरी वाली में था सवाकमी, ठीक है, सवाकमी अध्यक्ष था। तीसरी वाली में मोगली पुत्र तिस्य, ठीक है, मोगली पुत्र तिस्य, ठीक है, मोगली पुत्र तिस्य जो है तो ये अध्यक्ष था। और फिर चौथी वाली, ठीक है, तो चौथी वाली वासुमित्र अध्यक्ष था इसमें, ठीक है। चौथी वाली में वासुदेव जो है ये अध्यक्ष था। और ठीक है, मोगली मित्र है अश्वघोष का, ठीक है, अश्वघोष है यहाँ पर, अश्वघोष का, अश्वघोष का, ठीक है, वासुदेव का नहीं, ये अश्वघोष का, ठीक है। तो ये है कि महासभा में मोगली मित्र है अश्वघोष का, ठीक है। चौथी में वासुदेव था और अश्वघोष जो है तो ये चौथी वाली में उपाध्यक्ष था। क्या? उपाध्यक्ष था ये। चलिए ठीक है, तो इसको पता चल गया आपको सब कुछ, ठीक है। 2 मिनट, थोड़ी सर्दी है मुझे, है तो चलिए, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो दूसरी बहुत संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी, तो मैंने बता दिया कालाशोक। इसके अलावा बता दिया कि कहाँ कहाँ पर हुई, किसके शासनकाल में हुई, और इसकी जो अध्यक्षता और उपाध्यक्ष कौन थे, ये सभी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो इसको याद कर लेंगे, नोट बना लेंगे जरूर। और जो ट्रिक मैंने बताई कि राजा विशाल है पाटलिपुत्र का, एक और महासभा में मोगली मित्र है अश्वघोष का, ठीक है, ये ट्रिक लिख लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, ये हुई थी 1960 में, ठीक है। कहाँ पर? बगदाद, इराक में, बगदाद इराक में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर है ये शिफ्ट किया गया था कब? 1965 में जो है तो इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ? तो ये कर दिया गया था वियना, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में जो है तो ओपेक का मुख्यालय जो है तो इसको स्थापित यहाँ पर कर दिया गया था। लेकिन जो स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में हुई थी, इराक में। लेकिन 1965 में इसका जो हेडक्वार्टर है ये वियना ऑस्ट्रिया में कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबल किताब किसने लिखी है, ठीक है। तो अनटचेबल ये किताब जो लिखी तो लिखी है मुल्कराज आनंद ने। किसने? मुल्कराज आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं, तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं तो यह है आयकर, ठीक है। आयकर जो है तो यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। तो भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में किसे जाना जाता है? अगर हम बात करें तो इसको सपनों का शहर महाराष्ट्र को, ठीक है, सपनों का शहर, ठीक है, या फिर भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी इसको कहते हैं, ठीक है, वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र को, ठीक है। ये सपनों का शहर तो मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान, तो ये राजाओं की भूमि, ठीक है, राजाओं की भूमि। कर्नाटक जो है तो इसको चंदन की भूमि, ठीक है, चंदन की भूमि कहा जाता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के स्पाइस गार्डन, तो भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है किसको? केरल को। ये कहा जाता है भारत का स्पाइस गार्डन, क्योंकि यहाँ पर केरल में बहुत अच्छे यानी जो स्पाइस है आप कह सकते हैं कि मसाले, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो जो क्षारीय धातु है उनको आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में, तो ये रखा गया है पहले समूह में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर? कन्याकुमारी में। और अभी आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद यानी जैसी वोटिंग खत्म हुई थी उसके बाद जो है तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, यहाँ पर गए थे, नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए थे हमारे प्रधानमंत्री। किसके लिए? तो यहाँ पर वो गए थे अपना ध्यान करने के लिए, ठीक है, ध्यान करने के लिए यहाँ पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई, ठीक है। तो कलमकारी चित्रकला तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन्न राजकुमारी है, ठीक है। तो मरणासन्न राजकुमारी जो है तो कहाँ पर, तो ये है अजंता की गुफा में। कहाँ पर? अजंता की गुफा। और अगर हम बात करें अजंता की गुफा और एलोरा की गुफाएं तो ये कहाँ पर, ये औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है।
जिसको आज के टाइम पर हम कहते हैं संभाजीनगर। ठीक है, संभाजीनगर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इसके तहत जो है तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता एंड समाजवादी शब्द। ठीक है, समाजवादी शब्द जो है तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष दोनों एक ही बात है। ठीक है, और इसके अलावा जो है तो 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किसे, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। और कल की जो क्लास होगी, ठीक है, संडे स्पेशल क्लास, हिस्ट्री क्लास, उसको भी लेना आप ना भूलें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।